अगर कोई ब्रिटेन में बसने का प्लान कर रहा है तो ये खबर उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन अपनी परमानेंट रेजिडेंसी पॉलिसी, जिसे ILR कहते हैं, में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है जो सब कुछ बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी की प्लानिंग पर सीधा असर डाल सकते हैं जो ब्रिटेन को अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला बदलाव क्या है? सिंपल है, जो रास्ता पहले 5 साल का था अब वो सीधा डबल यानी 10 साल का हो सकता है। जी हाँ, सरकार यही प्रस्ताव लेकर आई है। मतलब ये जो 10 साल की अवधि है ना, ये अब एक तरह से नया नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट रूल बन जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए ब्रिटेन में परमानेंटली बसने का सफर अब काफी लंबा होने वाला है। अच्छा, आगे की डिटेल्स में जाने से पहले 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि ये ILR आखिर है क्या। ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ये UK में परमानेंट रेजिडेंसी का ऑफिशियल स्टेटस है। मतलब आपको बिना किसी रोक टोक के वहां रहने और काम करने की आज़ादी मिल जाती है, और अब इसी आज़ादी को पाने के नियम बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये 10 साल का नियम सबके लिए है या फिर इससे बचने का कोई तरीका है? जवाब है हाँ, एक रास्ता है, और वो रास्ता आपकी इनकम से होकर जाता है। नई पॉलिसी का फंडा एकदम क्लियर है। आपकी सालाना कमाई तय करेगी कि आप कितनी जल्दी UK के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सरकार ने पूरे सिस्टम को 3 लेवल्स में बांट दिया है। अगर कोई साल का 1,22,514 पाउंड से ज्यादा कमा रहा है या फिर उसके पास ग्लोबल टैलेंट वीजा है तो बस 3 साल में ILR मिल जाएगा। सोचिए, फिर आता है दूसरा लेवल, 50,270 पाउंड से ज्यादा कमाने वालों का। इनके लिए ये टाइम 5 साल का होगा, और बाकी सब लोग जो इस कमाई से नीचे हैं उनके लिए डिफॉल्ट रास्ता है 10 साल का। तो ये एक तरह का पिरामिड बन गया है जहां सबसे ज्यादा कमाने वाले सबसे तेजी से ऊपर पहुंचेंगे। तो मतलब मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। ब्रिटेन अब खुलकर उन लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है जो देश की इकोनॉमी में ज्यादा पैसे ला सकते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रूल चेंज नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी में बदलाव है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इनकम पर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। इनकम के अलावा भी ILR प्रोसेस में कुछ और भी सख्त शर्तें और नए नियम डाले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल किया है, मतलब सरकार से कोई फाइनेंशियल मदद ली है, तो उनके लिए ILR का इंतजार सीधा 20 साल का हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी है। और इससे भी ज्यादा, अगर किसी ने अपना वीज़ा ओवरस्टे कर लिया, मतलब वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रुके रहे, तो उनके लिए ये इंतज़ार 30 साल तक का हो सकता है। 30 साल! और बस इतना ही नहीं, इन बड़े शर्तों के साथ साथ सभी एप्लीकेंट्स को कुछ और चीज़ें भी पूरी करनी होंगी। जैसे आपको लगातार कुछ सालों तक एक मिनिमम इनकम दिखानी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज आनी ही चाहिए, वो भी साबित करना होगा, और हाँ, सरकार का कोई भी कर्ज या टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। जरा सी भी चूक और आप बाहर। तो ये तो हो गई नियमों की बात, लेकिन इन रूल्स का असल जिंदगी में लोगों पर, उनके परिवारों पर क्या असर होगा, खासकर उन लोगों पर जिन्हें एक वक्त पर ब्रिटेन ने बाहें फैलाकर बुलाया था। जरा याद कीजिए वो दौर जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया में कहर बरपा रही थी। तब ब्रिटेन ने दुनिया भर से और खासकर भारत से हजारों हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स को बुलाया था। उन्हें बहुत इनकरेज किया गया था कि आप आइए, हमें आपकी जरूरत है। और अब विडंबना देखिए, आज उन्हीं जरूरी कर्मचारियों को जिन्हें तब हीरो कहा जा रहा था, उन्हीं को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए 15 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं कितनी जल्दी और कितनी नाटकीय ढंग से बदल गई हैं। परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक बदलाव है। पहले क्या होता था, पूरा परिवार एक साथ अप्लाई करता था, लेकिन अब पति या पत्नी और 18 साल से ऊपर के बच्चों को अपनी एलिजिबिलिटी अलग से साबित करनी होगी। इसका मतलब समझे, एक ही घर में रहते हुए हो सकता है कि किसी को ILR पहले मिल जाए और किसी को सालों बाद। ये चीज परिवारों के लिए कितनी अनिश्चितता और स्ट्रेस पैदा कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, इन सब प्रस्तावों पर बहुत विवाद हो रहा है, माहौल में एक अनिश्चितता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या ये नियम सच में लागू हो जाएंगे? देखिए, जो सबसे बड़ा विवाद है
और शायद सबसे बड़ा डर भी वो इस बात को लेकर है कि कहीं ये नियम रेट्रोस्पेक्टिवली न लागू कर दिए जाएं, मतलब पिछली तारीख से। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पिछले कई सालों से 5 साल वाले नियम के हिसाब से अपनी पूरी लाइफ प्लान कर चुके हैं, उनकी सारी प्लानिंग, सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतिहास हमें बताता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। 2008-9 में जब सरकार ऐसी ही एक पॉलिसी लाई थी तो यूके हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी एक जायज़ उम्मीद को नहीं तोड़ सकती। मतलब अगर किसी ने एक नियम के भरोसे अपनी जर्नी शुरू की है तो आप बीच रास्ते में गेम के रूल नहीं बदल सकते। तो ये हमें इशारा देता है कि इस बार भी मामला कोर्ट तक जा सकता है और एक लंबी कानूनी लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक जरूरी बात, ये सब अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये नियम अभी सिर्फ एक प्रपोजल हैं। सरकार ने 20 नवंबर से 12 फरवरी तक एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किया है। मतलब आम लोग और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो अपनी राय और अपनी आपत्तियां सरकार को बता सकते हैं, और इसी फीडबैक के बेस पर आखिर में कोई फैसला लिया जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये बदलाव यूके में इमिग्रेशन के भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगे? क्या ब्रिटेन सिर्फ ज्यादा कमाने वालों का देश बनकर रह जाएगा, या फिर टैलेंट और मेहनत के लिए भी कोई रास्ता बचेगा? ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि यूके भविष्य में खुद को दुनिया के सामने कैसे देखना चाहता है और किस तरह का समाज बनाना चाहता है।